हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज हम चर्चा करेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। और ये चर्चा कुछ जो है प्लानिंग के साथ की जा रही है, क्योंकि आपको पता है कि पिछले वर्ष कृषि कानून पारित हुए थे, 3 कृषि कानून, ठीक है। और उन 3 कृषि कानूनों में जो है कि कई सारे कानून थे, और एक कानून ऐसा भी था जिस पे लोगों की आशंकाएं ये थी कि इस कानून की वजह से, ठीक है, क्या होगा कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो समाप्त हो जाएगा। हम लोग 3 कानूनों पे एक एक करके बात करेंगे और यह देखेंगे कि क्या इन कानूनों की वजह से कभी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रभाव पड़ सकता है क्या। लेकिन सबसे पहले हम लोग समझेंगे एक एक करके, जैसे आज न्यूनतम समर्थन मूल्य को समझेंगे, फिर अगली वीडियो में एपीएमसी को समझेंगे, इसके बाद एक एक कानूनों को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य को हम समझते हैं जरा। लिखा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है। इस बात को समझिए कि न्यूनतम मूल्य जो है एक ऐसा मूल्य है जिस पर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP, कॉर्पोरेशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस की सिफारिश पर जो है कृषि कल्याण मंत्रालय की जो है आर्थिक मामलों की समिति जो है अंतिम निर्णय लेती है। और फिर फसल के उगने से पहले ही, मतलब अगर कोई फसल बोई जा रही है तो उसके बोने के सीजन में ही जो है उसके न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है, ठीक है। तो वो है क्या, यहाँ पे लिखा है, कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा सरकार को 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा गन्ने के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है, ठीक है। तो 22 फसलें हैं, जिसमें रबी की 14 फसलें होती हैं और खरीफ की 8 फसलें होती हैं। अब इसमें दलहन भी शामिल है, तिलहन भी शामिल है, अनाज भी शामिल है, और कुछ जो है और फसलें भी, वाणिज्यिक फसलों को, 2 वाणिज्यिक फसलों को भी शामिल किया गया है, ठीक है। वो फसलें कौन कौन सी हैं, अगर मैं आगे चर्चा करूंगा वो फसलें कौन कौन सी हैं, आगे देखते हैं हम लोग। CACP कृषि एवं किसान मंत्रालय का कार्यालय है, ये आपको याद रखना होगा। अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो आपको ये चीज़ याद होना चाहिए कि CACP कृषि एवं किसान मंत्रालय का मतलब जो है कि के अधीन काम करता है, ठीक है। कुल मिला के आपको जानना है, कृषि एवं किसान मंत्रालय के अधीन ये काम करता है। 3 प्रकार की उत्पादन लागत। अब अगर हम बात करें तो MSP में 3 प्रकार की उत्पादन लागत होती है, ठीक है। यानी कि उत्पादन लागत का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर आप समझने का प्रयास करें तो उत्पादन लागत का साधारण सा मतलब ये है कि फसल जब आप उगाएंगे तो उसको उगाने में एक किसान को कितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है, वो कितने का जो है उसमें बीज डाल रहा है, कितने का उसमें उर्वरक डाल रहा है, सिंचाई में उसका क्या खर्च आ रहा है। और पता है ये विभिन्न राज्यों के लिए अलग अलग होता है। मान लीजिए कि किसी राज्य में जो है कि क्या बोलते हैं कि सिंचाई का पैसा ही नहीं लग रहा है, वहाँ पे सिंचाई बिल्कुल फ्री है। लेकिन ये बात हमको समझना है कि सभी राज्यों का देखने के बाद और एक निश्चित जो है प्राइस निर्धारित किया जाता है, बेंचमार्क प्राइस जिसको कहते हैं, ठीक है, वो देखा जाता है ताकि किसी और राज्य को उसकी वजह से समस्या उत्पन्न ना होने पाए। तो बेंचमार्क प्राइस रखा जाता है, ये चीज़ है। अब 3 प्रकार की उत्पादन लागत हैं, अगर हम देखें तो CACP द्वारा राज्य तथा अखिल भारतीय दोनों स्तरों पर 3 प्रकार की उत्पादन लागत का प्रावधान किया गया है। वो 3 प्रकार की उत्पादन लागत कौन कौन सी हैं, देखिए यही चीज़ आपको जानना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर है, अभी मैं उत्पादन लागत में बताऊंगा कि उत्पादन लागत का कितना MSP मिलता है। यहाँ पे है A2 लागत, तो बीज है, उर्वरक है, कीटनाशक, जो भी आप फर्टिलाइजर्स वगैरह डाल रहे हैं, कीटनाशक डाल रहे हैं कीटों को मारने के लिए, कितना श्रम उसमें काम कर रहा है, पट्टे पर ली गई जो भूमि है उस पर कितना आप पैसा उसका देंगे, इसके बाद ईंधन जो खर्च हो रहा है वो है, फिर सिंचाई पर कितना खर्च आ रहा है। तो आपको याद रखना है, बीज है, उर्वरक है, कीटनाशक है, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, श्रम, पट्टे पर ली गई भूमि और ईंधन, सिंचाई आदि पर प्रत्यक्ष रूप से यानी कि डायरेक्ट जो व्यय होता है, ठीक है।
अब ऐसा नहीं है कि मतलब इनडायरेक्टली किसी तरीके से व्यय हो गया आपका फर्टिलाइजर पर। इनडायरेक्टली का मतलब अप्रत्यक्ष रूप से, मान लीजिए कि आप गए तो आपने फर्टिलाइजर को खरीदा, मान लीजिए कि 500 रुपये में कोई आपने यूरिया का बोरा खरीद लिया, ठीक है, तो वो आपका डायरेक्ट 500 रुपये खर्च है। लेकिन मान लीजिए कि उसकी जो ट्रैवलिंग कॉस्ट आई है वो इनडायरेक्ट उसमें खर्च आया है, उसको यहाँ पर नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है, ये चीज़ है। इसके बाद A2+FL, इसकी बात अगर हम करें तो अवैतनिक पारिवारिक श्रम को भी जोड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपका अगर घर से यूरिया जो है खेत तक लेके जाना है, तो बहुत घरों में मैंने देखा है कि बहुत लोग सर पे ही लेके चले जाते हैं, और कुछ लोग घर के लोग ही खेतों में उर्वरकों का छिड़काव शुरू कर देते हैं, कीटनाशकों का छिड़काव शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा जो पारिवारिक श्रम है इसको भी A2 लागत के साथ शामिल कर लिया गया है यहाँ पर, ठीक है, जो A2+FL दूसरी तरीके की उत्पादन लागत है, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ यहीं पर A2+FL जो अवैतनिक पारिवारिक श्रम है, यही लागत जो है, इसी लागत का 50% 2018-19 से सरकार जो है MSP दे रही है, देने की घोषणा कर चुकी है। और कुल मिलाकर के मैं वर्तमान में बात करूं तो 1.5 गुना MSP का जो है बात किया गया है, उत्पादन लागत के 1.5 गुना MSP की बात की गई है, ठीक है। आगे बात करें अगर हम, तो ये जो C2 लागत है, यहाँ पर A2 लागत हो गया, A2+FL लागत हो गया, अब ये C2 लागत है। C2 लागत के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये जो A2 लागत है और प्लस फैमिली लेबर जो अवैतनिक पारिवारिक श्रम है, ये होगा, इसमें किसान के स्वामित्व वाली भूमि जो भी, मतलब मान लीजिए कि मेरा अपना खेत है 2 बीघे, ठीक है, 2 एकड़, तो वो और अचल संपत्ति के किराए तथा ब्याज को भी शामिल किया जाता है। मान लीजिए कि अगर मेरे कोई अचल संपत्ति है तो उस पर कितना किराया आएगा या उसका कितना ब्याज आएगा, इसको भी शामिल कर लिया जाएगा। और वर्तमान में जो भी किसानों के हितैषी हैं, जो किसान समूह हैं, जिसको कहते हैं किसान एकता ग्रुप है, तो वो इसी का 50% MSP देने की बात करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक की बात है, ये आपको याद होनी चाहिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि उत्पादन लागत क्या है। तो वही जो किसी फसल को उगाने में, क्योंकि कृषि का उत्पादन होता है, ठीक है, इस बात को याद रखना है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो इस बात को आपको याद रखना है, क्योंकि कृषि उत्पाद, तो उसके उत्पाद को तैयार होने में जो लागत लगती है, इस बात को यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। तो ये आपका खेत में कितना टोटल खर्च हो जाता होगा, और उसके 1.5 गुना की बात है 50%, जिसको कह रहे हैं 2018-19 से 50% उसका जो है आपका मूल्य की घोषणा की गई है। अंतर बहुत पैदा हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि A2 लागत है यहाँ पर, ठीक है, तो A2 जो लागत है, अगर यहाँ A2+FL लागत है, ये C2 लागत का अगर 50% दिया जाए, तो जैसे मान लीजिए कि अगर 17 रुपये के आसपास किसी चीज़ का, धान का ही मान लेते हैं, MSP है, तो वो लगभग 23 रुपये के आसपास चला जाएगा। तो बहुत बड़ा जो है कि MSP में डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ इस MSP की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसको अगर हम लोग मिटा लें तो आखिर बात करते हैं हम लोग इस MSP की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी, न्यूनतम समर्थन मूल्य की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की ज़रूरत का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ हरित क्रांति होती है 1966 में, ठीक है। 1966 में जब हरित क्रांति हुई, तो हरित क्रांति के बाद धान और गेहूँ और चावल की कृषि बहुत ही तेज़ी के साथ इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये जब कृषि, इसका जो है कि ये जब कृषि बढ़ी, तो इसका प्रभाव क्या हुआ कि अधिशेष उत्पादन, यानी कि मान लीजिए कि मुझे अगर 10 क्विंटल की ज़रूरत है, मेरे पास 15 क्विंटल गेहूं हो गया, तो मैं 5 क्विंटल को बेचूंगा, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ कि किसी किसी किसान के पास वो 15 क्विंटल से भी ज़्यादा हो गया, 25 क्विंटल हो गया, और मान लीजिए किसी स्टेट में बहुत ज़्यादा अधिशेष उत्पादन हो गया, ठीक है। तो जब उतना ज़्यादा अधिशेष उत्पादन हो जाता था, तो इसका इफेक्ट ये पड़ा कि बाजार में उन फसलों के दाम कम होने लगे। तो 1966 और 1967 में
सरकार ने कहा कि भाई अगर आपका जो है कि अनाज ज़्यादा हो जाता है, धान या गेहूँ ज़्यादा हो जाता है, तो उसको हम किसी एक नियमित प्राइस पे खरीद लेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, एमएसपी कहेंगे। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, और वो कौन खरीदेगा, एफसीआई खरीदेगी। और फिर क्या होता है कि उसी को पीडीएस के द्वारा जो गरीब होते हैं उनको दे दिया जाता है। आपको पता होगा कि 2 रुपये किलो में गेहूं और 5 रुपये किलो में मेरे ख्याल से चावल इस समय मिल रहा है। वो पीडीएस पे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है, उसके थ्रू दे दिया जाएगा। या उन अनाज का प्रयोग किसी और कार्य के लिए, जैसे मान लीजिए कि अगर हमने रखा है, कहीं पे आपदा आती है तो उसको वहाँ पर पहुँचा दिया जाएगा। जैसे हाल में जो कोविड हुआ, तो कोविड में क्या था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चलाई गई। तो गरीब कल्याण योजना में आखिर वो अनाज कहाँ से बांटे गए, यही जो एमएसपी के प्रोडक्ट थे, इन्हीं को तो बांटा गया ना। तो ये चीज़ है। यहाँ पर अगर हम जाने तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा अधिशेष उत्पादन को खरीदने के लिए की गई, क्योंकि अगर सरकार जो है कि किसानों के उत्पाद को खरीदेगी तो किसान संतुष्ट रहेंगे। लेकिन पता है, इस एमएसपी में एक बहुत बड़ा लैकुना है कि भारत के केवल 6% किसान ही इस एमएसपी पर अपने फसलों को बेच पाते हैं। दूसरी चीज एक और अगर मैं बात करूं तो एमएसपी पे 22 फसलों को बेचने की घोषणा भले की गई है कि 22 फसलें बेची जा सकती हैं, लेकिन अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, अवसंरचना की बात करूं, तो अवसंरचना की स्थिति ये है कि गेहूं और चावल की खरीद के लिए तो अच्छा खासा जो है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है और इसकी बिक्री हो जाती है। ठीक है, लेकिन बाकी जो फसलें हैं, ना उनके लिए हमारे पास भंडार गृह है और ना उनकी खरीद क्षमता हमारे पास है, और ना ही उनके खरीदने का कोई एक विशेष तरीके का कोई प्रयोजन किया गया है। ऐसे में क्या हुआ, कि आज़ादी के बाद गेहूं और चावल का जो है लगातार कह सकते हैं कि इसकी वृद्धि होती गई। गेहूं चावल का उत्पादन लगातार बढ़ता चला गया। पंजाब और हरियाणा में गेहूं और चावल की गेहूं की बात करें खास करके, उत्पादकता बहुत बढ़ गई। अब गेहूं की उत्पादकता बढ़ जाने की वजह से क्या होता है, गेहूं को सिंचाई की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और इन राज्यों में क्या किया गया कि इन राज्यों में कह सकते हैं कि, और देखिए मेरे ख्याल में, हाँ, सिंचाई जो मुफ्त कर दी गई, बिजली बिल मुफ्त कर दिया गया। और बिजली बिल मुफ्त होने की वजह से सिंचाई अत्यधिक मात्रा में किया गया। और यहाँ पर क्या हुआ, जैसे पंजाब की मैं बात करूँ तो वहाँ का जो जलस्तर काफ़ी नीचे चला गया है। और अभी नीति आयोग की एक हाल की रिपोर्ट है, उस नीति आयोग की हाल की रिपोर्ट में है कि 2030 तक भारत को अपने जीडीपी का 6% वाटर सप्लाई में खर्च करना पड़ सकता है। और पंजाब हरियाणा का जो जलस्तर है, वो पंजाब का खास करके वो जो जलस्तर है वो काफ़ी नीचे चला गया है। तो ये किसका लैकुना है, ये एमएसपी का ही तो लैकुना है ना। अगर मान लीजिए कि एमएसपी अन्य फसलों पर मिलने लगती, लाइक दलहन फसलों पर मिलने लगती या फिर किसी और फसलों पर मिलने लगती, हॉर्टिकल्चर्स पे विभिन्न प्रकार के मिलने लगती, तो यहाँ के जो किसान थे वो इन फसलों का भी उत्पादन करना शुरू करते या फिर ऐसी फसलों पर मिलने लगती। ठीक है, जिन फसलों पे क्या होता कि मैं कह सकता हूँ कि ये उत्पादन करते और वाटर कम खर्च होता, पानी का कम खर्च होता। अब इसके लिए क्या किया जा सकता है, मैं इस पे आगे चर्चा करूँगा। हाइड्रोपोनिक्स या एक्वापोनिक्स एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जा सकता है। किसको बढ़ावा दिया जा सकता है, हाइड्रोपोनिक्स या एक्वापोनिक्स एग्रीकल्चर को वहाँ पर पंजाब या हरियाणा में बढ़ावा दिया जा सकता है। और इससे जो फसलें उगती हैं, मैं इन दोनों पे बात करूँगा आगे, आप कमेंट में इसको कर दीजिएगा। इस पर जो है, इससे जो फसलें उगती हैं उन पर आप एमएसपी को तगड़ा बढ़ाइए, उन पे एमएसपी को ऊपर बढ़ा दीजिए। तो फिर क्या होगा कि यहाँ के किसानों को लगेगा कि भाई चलिए हमको तो तनख्वाह मिलेगा इसी से, तो इसी की हम बुआई क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। और एमएसपी के तहत जो 6% किसान ही केवल अपनी फसलों को बेच पाते हैं, ये नंबर बढ़ना चाहिए। हालांकि जो नए कानून आ गए हैं, अब इनसे जो है कि अगर ये बढ़े या न बढ़े, एमएसपी कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि अब बाजार में भी क्या होगा कि कृषि विविधता को हो सकता है बढ़ावा मिले। और कृषि विविधता को बढ़ावा देने के लिए गेहूं और चावल के अतिरिक्त अन्य फसलों पर भी एमएसपी को बढ़ाना जरूरी है।
ठीक है, तो ये चीज़ है। कुछ एक और मैं बातों को अगर देखना चाहूँ तो क्या चीज़ हो सकती है। नहीं, सारी चीज़ें लगभग हो गई हैं। हाँ, एक चीज़ मैं कह सकता हूँ कि अगर मान लीजिए कि एमएसपी अगर अच्छी फसलों पे मिलनी शुरू होती है और फिर उन फसलों को पीडीएस के द्वारा अगर मार्केट में लाया जाता है, तो जो मैं देखिए वो कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ चीज़ों को। एक रिपोर्ट आती है ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट। इसमें जो है 2020 का जो आंकड़ा मैं बताऊं तो 106 देशों का आंकड़ा लिया गया था, जिसमें भारत का जो स्थान था वो 94th था। आप समझ सकते हैं इसमें हम पाकिस्तान से भी पीछे थे। और इसमें दो चीज़ें, एक था एक जो होता है कह सकते हैं स्टंटिंग और दूसरा वेस्टिंग। स्टंटिंग का मतलब ये है कि उम्र के हिसाब से बच्चों का जो है कि लंबाई कम है, और वेस्टिंग का मतलब जो है कि बच्चों का जो है वजन कम है उम्र के अकॉर्डिंग। तो ऐसे में अगर अन्य फसलों को विविधता होती है तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर और भी तरीके की जो उनको ज़रूरतें हैं उनकी क्या होगी, पूर्ति आसानी से हो जाएगी। ठीक है, पीडीएस के द्वारा इनको भी लाया जा सकता है कि नहीं लाया जा सकता है, आसानी से लाया जा सकता है। हालांकि हाल में सरकार ने इसके लिए फोर्टिफाइड राइस को बनाना शुरू किया है। फोर्टिफाइड राइस को बनाना शुरू किया है सरकार ने, ठीक है। तो इससे जो है कि आगे देखा जा सकता है कि कोई पूर्ति हो सकती है। खैर, आज के लिए इतना ही। एक कॉल आ गया था तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, और नमस्कार। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।